डिटेल जजमेंट जी आ गई बिलाखिर, जिसका इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सारी बुरी खबरें हैं और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के करीब तक पहुँच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वो मानने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के इमा पर चल रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो PMLN की बी टीम है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन the very way they are behaving by not implementing the decision of the Supreme Court of Pakistan, it has taken them very near to the contempt of the court. क्योंकि अगर हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दें हैं तो मुझे नहीं पता वो कौन सी क्लॉज है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राइटली और रॉन्गली, कई फैसले ऐसे होते हैं, हो सकता है मेरे खिलाफ हुए हों, मुझे पसंद ना हो, लेकिन क्या मेरे पास वो चॉइस है कि मैं कोई आईनी इदारा हूं या मैं कोई बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा हूं, तो मुझे जो है मुझे तो कोर्ट में जो अकाउंट हो नहीं सकता। मैं तो अकाउंट हो रहा हूं कोर्ट में, मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही हो या ना आ रही हो, मैंने इंप्लीमेंट करना है। ख्वाह वो प्रॉपर्टी का केस है, ख्वाह वो कोई और मुकदमा है, एक आम शहरी पाकिस्तान को, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी या कंटेम्प्ट में फारिग हो गए थे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, ये भी तय हो जाएगा आज मेरा ख्याल से इस तमाम मामले के अंदर, कि वो अगर जिस तरह आम पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन की सैलरियां भी देता है, इलेक्शन कमीशन को कायम भी रखा हुआ है, जिस तरह आम पाकिस्तानी अकाउंटेबल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या आम कोर्ट्स को, क्या इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है या नहीं है। फिर इस लॉजिक में बात करेंगे कि ये जो लॉजिक है कि जी पार्लियामेंट बालातर है, तो पार्लियामेंट अगर बालातर है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की किसी भी पास करदा आइन, किसी भी पास करदा रूलिंग, किसी भी पास करदा कानून पे अब जजमेंट तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि वो तो सॉवरेन है। पार्लियामेंट तो यही कह रही है ना, PMLN की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब फैसला हम नहीं मानेंगे। इन सो मेनी वर्ड्स वो ये कह रहे हैं फैसला इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम समझते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब आइन की इंटरप्रिटेशन का राइट अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। राइटली और रॉन्गली वो भी पार्लियामेंट के पास है, या इलेक्शन कमीशन अगर ठान ले और अड्डा लगा ले उसके पास है। तो अब सिचुएशन बड़ी जो है ना वो वॉर जोन की तरफ जा रही है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना ये हुकूमत मानेगी ना ये इलेक्शन कमीशन मानेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तौहीन अदालत कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर फारिग हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने वाली। प्राइम मिनिस्टर तो खैर इसमें नहीं आता, इलेक्शन कमीशन ही आएगा। पहले आपको फैसले की तफसील सुना दूँ ज़रा। उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अपने तफसीली फैसले के अंदर, PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो बाकी 41 MNAs को 15 रोज़ के अंदर दस्तखतशुदा बयान लें। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने की कानूनी व आइनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, लेकिन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये काम अदा करने में नाकाम रहा है। इसमें इंडिकेशन दी जा रही है इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है इलेक्शन कमीशन। मेरा तो ख्याल SP लोगों को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, लेकिन बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। PTI के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये अदालत मुतअद्दिद मुकामात पर कह चुकी मुकम्मल इंसाफ करते हैं। अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं। आम तौर पर अदालत ये करती है कि पहले PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर लेती, फिर रिलीफ देती, लेकिन अदालत इस तरीक़ेकार में इस वक्त नहीं पड़ती जब अवाम के वोटर का तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 17 की शिक 2 और आर्टिकल 19 का मामला हो। ऐसे वक्त में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी या PTI या कोई और सियासी जमात। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ख़त्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वज़ा करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आइनी हकूक़ वाजिया नहीं किए और अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, वाजिया कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। पार्टी के अंदर ये तमाम चीज़ें ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो गए, जिसे इस फैसले का हिस्सा समझ जाना चाहिए था। वजाहत अपने फैसले कर रही थी, इसके लिए फ़रक़ीन को नोटिस जारी करना ज़रूरी नहीं था। इस सवाल का कोई तसल्ली वक्त जवाब नहीं दिया गया कि आज़ाद उम्मीदवार कामयाब किस तरह होगा। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा,
बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। इसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51 दिस के तहत है। रूल 94 के तहत मखसूस नशस्तों की लॉटरी का तरीक़ाकार मुख्तस है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशस्तें ना दिए जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा, इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। ये तमाम चीज़ें आज की बात में बताई गई। अदालत का मंशा ये था कि अगर आप किसी से इंतखाबी निशान वापस ले भी लें तो आप उससे उसके पॉलिटिकल पार्टी होने का हक़ नहीं छीनते। और अदालत ने इस तफसीली फ़ैसले में आइन के आर्टिकल 5160, आइन के आर्टिकल 1063C और सेक्शन 215 और इलेक्शन एक्ट 217 में भी बताया है कि कहीं ये नहीं लिखा, ये जो डेफिनेशन है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो आपका इलेक्शन रूल है 217 का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जी पॉलिटिकल पार्टी वही होगी जिसके पास निशान होगा। तो अदालत ने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन के इस रूल को या इलेक्शन एक्ट के इस रूल को। उन्होंने कहा कि ये जो रूल है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, बल्कि ये आइन के आर्टिकल्स 5160 और 163C की सरियन खिलाफ वर्जी है। पूरे का पूरा केस है आज ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उनके डिले करने के हवाले से। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी को। जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत ने एक नई तरमीम लेके आए, उस तरमीम के अंदर उन्होंने काजी फ़ाई ईसा साहब को ये राइट दे दिया कि अपनी मर्ज़ी का सीनियर जज लगाएं। उन्होंने आते साथ ही पहले जस्टिस मुनीब को फारिग किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, जिनमें से बेंचेस लगाने का वो था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें शामिल थे। उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, चीफ जस्टिस के साथ, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बाइकआउट किया उस कमेटी थी काजी फ़ाई ईसा साहब और मुनीब अख्तर साहब को निकाल के जो एक जज सीनियर लिए उनके साथ। तो मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिखा और उन्होंने लेटर में ये लिखा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार कर दिया है। ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी दोबारा तश्कील दी गई। इसके तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी हटाने की वजह भी नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। चीफ जस्टिस की ज़ात में इंतज़ामी मामलात का इर्तिकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के असूल के बरक्स है। जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आइनी हैसियत का जायज़ा नहीं लेती कमेटी में नहीं बैठूंगा, या जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम पर अमल का फैसला नहीं करती कमेटी में नहीं बैठूंगा, या फिर जब तक चीफ जस्टिस साबका कमेटी बहाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं करते कमेटी में नहीं बैठूंगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाई ईसा की जानिब से पहली वाली कमेटी की बहाली तक इजलास शिरकत नहीं करूंगा। बड़े ही हालात ख़राब हैं जी इस वक्त तो।